हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि जो हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने हाथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिले वो आप तुरंत लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि सीटेट के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये जो लड़का है ना, इसका नाम है तुषार, और वो क्या कर रहा है, रेल की यात्रा कर रहा है। और रेल की यात्रा करते वक्त क्या जा रहा है, वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में जा रहा है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा था। ठीक है, तो रेल में जो खिड़की वाले जो सीट उसको मिल गई। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी खिड़की वाले सीट पे बैठते हैं तो क्या देखने का मन करता है, हम पूरा टाइम क्या देखते रहते हैं, बाहर का नज़ारा देखने में हम मग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, घर हैं, खेत खलियान है ना, वो बहुत तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। जब गाड़ी चलेगी तो सब कुछ तो पीछे ही छूट जाएगा ना। तभी क्या होते हैं, उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर वो कहते हैं कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। कितने साल पहले, 150 साल पहले। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 150 साल पहले ही लोगों ने क्या की है, रेल की शुरुआत हुई है और तब से जो लोग हैं वो रेल की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये सिर्फ कुछ दशक की बात है। तुषार जो है ना, वो सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली कोई सवारियाँ ही नहीं होती थी, तो उस टाइम के लोग यात्रा कैसे करते थे। तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे, और क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, है ना। चाचा क्या बोलते हैं उसके, कि ऐसी बात नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम लोग तुषार की जो डाउट्स हैं, क्या लोग एक जगह पर रहते थे, क्या वो दूसरी जगह पर नहीं जाते थे, अगर एक जगह पर ही रहते थे तो उनकी ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो गई होगी, है ना। तो ये सारे डाउट जो है इस चैप्टर में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आरंभिक मानव है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो पहले अर्ली ह्यूमन थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि मानव बोलते थे, वो लोग इधर उधर क्यों घूमते थे भाई, है ना। सो वाई दे वर मूव्स ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो चलिए अब उनके बारे में हम जानते हैं। वो लोग के बारे में हम जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें हम जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब हंटर्स एंड गैदरर्स, जो जानवरों को मार के अपना पेट भरते थे और उसको ही संग्रह भी करते थे। ठीक है, तो ये कब की बात है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स। ये लोग क्या करते थे, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है ना। क्यों इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को मार कर खाते थे और इसका संग्रह भी करते थे। इसलिए जो हम एनिमल्स को मारते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हंटर्स बोलते हैं ना। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक। मतलब कि इनकी जो विधि थी भोजन का इंतज़ाम करने की, इसीलिए उनको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता था ना, आमतौर पे ये लोग कहाँ रहते थे, आपको पता ही है, जो आदि मानव है वो जंगल में रहते थे, है ना। तो खाने के लिए भी वो जंगली जानवरों का ही शिकार करते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में से मछलियाँ पकड़ लिया, या फिर उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ते थे। कभी कभी फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, और यही सारी चीज़ें वो खाया भी करते थे, है ना। कंदमूल निकाल लिया,
इसके बाद कोई भी एनिमल्स को खा लिया, कच्चे ही खाते थे, उनको पता भी नहीं था कि पकाकर भी खाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद्य आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। ठीक है। अब ऐसा करने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। क्या कारण हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर इंसान जैसे कि आप और हम हैं, हम लोग भी अपने अपने नेटिव प्लेस को, अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में आए हैं, बस गए हैं। क्यों बस गए हैं, है ना? उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है ना? इसीलिए हम शहरों में आ चुके हैं। तो ये जो आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाया करते थे? ठीक है। इनका पहला कारण यह था कि अगर वो एक जगह पर ही बहुत ज़्यादा दिन तक रहते थे ना, तो उसके आसपास के एरिया में जितने भी पौधे हैं, फल है, जानवर है, वो सब कुछ वो खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला कारण ये है कि ये भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर बहुत दिन तक रह रहे हैं ना, तो वो क्या करते थे, अपने एरिया के सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को खा लेते थे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। इसीलिए वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा कारण, दूसरा रीज़न क्या है, देखिए, तो दूसरा रीज़न ये है कि जानवर जो होते हैं ना, वो अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी उनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है ना। सेकेंड रीज़न क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमल है, ठीक है, भाग रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे एक जानवर भी भाग रहा है, ठीक है, उसको मारने के लिए भागते 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 ये एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच गया, और ये जो आदि मानव है वो भी मारने के लिए उसको एक जंगल से दूसरे जगह पहुंच गया। तो इस तरीके से भी क्या होता था, जो प्लेस है उनकी चेंज होती रहती थी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण इसका यह है कि पेड़ और जो पौधे होते हैं ना, उनमें फल और फूल अपने अपने मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना? अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां उगती हैं। तो इन्हें फल फूल की तलाश में भी एक सीज़न से दूसरे सीज़न में के लिए उनको अलग अलग इलाके में घूमना पड़ता था। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में ठंडी का सीज़न है, यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्मी, ठीक है, तो ठंडी में तो इतना कुछ ग्रो नहीं होता है ना, गर्मी में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं, तो वो इस जंगल से इस जंगल में आते थे ताकि यहाँ पे खाने के लिए मिले। और अगर यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है और यहाँ पे ठंडी के मौसम में कुछ ग्रो होने वाला है ना, तो वो इस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ जाया करते थे। तो मौसम के अनुसार भी पेड़ पौधे में फल और फूल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या करते थे, वो अपने प्लेस को चेंज करते थे। ठीक है। अगर चौथा कारण की हम बात करें, तो बिना पानी के बिना कोई भी जो प्राणी है या फिर पेड़ पौधे हैं, उनका जीवित रहना असंभव है ना? कोई भी इंसान हो गया या फिर कोई भी एनिमल हो गया, पानी के बिना तो वो नहीं रह सकता, है ना? तो वो क्या करते थे, तो उनको पानी जो है वो कहाँ से मिलता था? पानी झीलों से मिलता था, झरनों से मिलता था और नदियों से मिलता था, है ना? अगर कोई नदी है या फिर कोई झील है, उसका इनका जो पानी होता है ना, वो कभी नहीं सूखता है ना? और कुछ झील ऐसे होती हैं या फिर कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनको बारिश के बाद पानी मिल जाता है ना? मतलब कोई कोई है जो वो गर्मियों में सूख जाती है, पर जैसे उनको बारिश वगैरह होती है तो ये क्या करते हैं, पानी से वो भर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऐसी जो झीलें होती हैं और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। ठीक है। तो जो भी आदि मानव हैं
वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे, उसके 4 रीज़न पढ़े हम लोगों ने, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा तो आप लोग नहीं लिख सकते हो ना, बट आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। पहला क्या था कि वो लोग खाने की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, है ना। ओके, क्योंकि उनका जो खाना है एक जगह पर रहकर ख़त्म हो जाता था, इसलिए वो दूसरे प्लेस पे जाते थे। दूसरा कारण ये था कि जानवर जो है ना, वो शिकारी जो है वो शिकार करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, ताकि जो जानवर है वो भी भागते भागते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाया करते थे। तीसरा कारण ये था कि जो कोई कोई पेड़ पौधे, कोई कोई फल फूल जो होते हैं वो मौसम के अनुसार ही खिलते हैं, तो इसलिए उनको मौसम के अनुसार भी प्लेस चेंज करनी पड़ती थी। और चौथा कारण यह है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको कभी कभी वो ऐसे प्लेस पे रहते थे जहाँ पर झीलें और नदियाँ जो हैं वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में वो यहाँ से वहाँ जाते थे। ये इनका 4 रीज़न है, ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब कि जो भी पहले के लोग थे ना, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो भी पुरातत्वविदों जो है ना, जो पुरातत्व वाले हैं, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है राम सेतु, है ना। तो राम सेतु में जो अक्षय कुमार है उसने आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम किया है, मतलब कि पुरातत्ववादों का काम किया है। इसमें क्या होता है कि उनको पुरानी चीज़ों को खंगोल के निकालना होता है और फिर उस पर रिसर्च करना होता है और फिर उनको बताना होता है कि वो चीज़ कितने साल पुरानी है। मतलब उस पिक्चर में अक्षय कुमार राम सेतु के बारे में सर्च कर रहा था, तो वो क्या करता है, पूरा पानी के अंदर जाता है, बहुत गहराई में एक पत्थर निकालता है, फिर ऊपर आता है, फिर पत्थर की जांच करता है कितने साल पुराना है, ये सारी चीज़ें है, ठीक है। ये सब चीज़ें किसका काम होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो पुरातत्व वाले होते हैं उनका काम होता है, ठीक है। तो जो पुरातत्व वाले हैं ना, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, है ना। उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली है जिसका संग्राहक कौन करते थे, जिसका यूज कौन किया करते थे, जो भी हंटर्स एंड गैदरर्स है, मतलब कि आखेटक खाद्य संग्राहक वाले लोग किया करते थे, ठीक है। और ये बहुत संभव सी बात है कि लोगों ने क्या किया है, अपने काम के लिए उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया है और हड्डियों के इस्तेमाल करके उन्होंने औजार बनाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, किसका इस्तेमाल करके उन्होंने औजार बनाया, तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल करके उन्होंने औजार बनाए। और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसे अभी भी अवशेष मिलते हैं जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, मालूम चलता है पुरातत्व वालों को कि इनमें से पत्थर जो हैं वो आज भी बचे हैं, ओके। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने में होता है ना। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा तो खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है, आगे लोहा रहता है, पीछे लकड़ी होती है ना। ऐसा खुरपी होता है, फिर ऐसा भी कुछ होता है, इसमें आगे यहाँ पे लकड़ी होती है ना, हथौड़ी वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारे जो आदि मानव थे उन्होंने ही आविष्कार किया है ना। तो ये जितने भी उन्होंने औजारें बनाई हैं, इसका उपयोग फल फूल को काटने के लिए वो लोग करते थे, हड्डियों को काटने के लिए करते थे, मांस काटने के लिए करते थे, पेड़ों की छाल काटने के लिए करते थे, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे, है ना। अब औजार है तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो वो करते ही होंगे। तो फल फूल काटने में, हड्डी काटने में, मांस काटने में, है ना, पेड़ों की छाल काटने में इसका इस्तेमाल होता था। अब देखो इसके अलावा क्या करते थे, इसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर ये लोग भाला और बाण
जैसे हथियार भी बनाया करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कभी समटाइम्स उन्होंने लकड़ियों के भी हथियार बनाए हैं, है ना। फिर और ज़्यादा आविष्कार हुआ तो लकड़ी के जगह पर उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, लोहे का इस्तेमाल किया, है ना। तो बाण वगैरह चीज़ें उन्होंने बनाई है लकड़ियों से, है ना। और कुछ औजारें ऐसी होती थी जिससे लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, और लकड़ियों का इस्तेमाल जो है ईंधन के साथ साथ, मतलब जलाने के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी जाता था, है ना। लकड़ियों का उपयोग ईंधन जलाने के लिए, मतलब आग जलाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा झोपड़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि देखो ये पत्थर का कैसा इस्तेमाल किया गया है ना। ये है पत्थर का इस्तेमाल, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और कितने नुकीले 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 भी हैं। तो ये जो नुकीले पत्थर है ना, ये पत्थर जो है नुकीले, उनको बनाया गया है एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। तो जो हमारे आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो अपनी रहने की जगह को कैसे निर्धारित करते थे कि हमको यहीं रहना है ना। तो मानचित्र 2 को अगर हम देखें तो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले हैं। तो देख लेते हैं जो ट्रायंगल वाला शेप है ना, त्रिकोण वाले लाल त्रिकोण वाले जो शेप है, यहाँ पर क्या मिले हैं हम लोगों को, हंटर्स गैदरर्स के कुछ प्रूफ मिले हैं, है ना। जैसे कि ये कुरनूल की गुफाएं हैं, ये हुंसगी है ना। इसके अलावा बस 2-3 जगह है। ये भीमबेटका प्लेस, नर्मदा के आसपास के यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, है ना। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ पर कुछ आखेटक खाद्य संग्राहकों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी ऐसे कई स्थान मिले हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, है ना। मानचित्र में तो देखो, अगर हम मैप की बात करें तो इसमें सिर्फ गिने चुने कुछ ही स्थान चिन्हित किए गए हैं, बट कई पुरास्थल जो है ना नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो जितने भी ये पुराने स्थल हैं वो मोस्टली कहाँ पाए गए हैं, नदियों के किनारे और झीलों के किनारे। और वो लोग नदियाँ और झीलों के किनारे ही रहना पसंद करते थे क्योंकि उनको इजीली वहाँ पर पानी मिल जाया करता था। एटलीस्ट उनको पानी की तलाश के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। चूँकि पत्थर के उपकरण जो होते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए लोग जो है ना ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो इन लोगों के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, है ना। तो वो लोग ऐसे प्लेस पे ही रहना पसंद करते थे जहाँ पर अच्छे टाइप के पत्थर मिले, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो भीमबेटका, ये कहाँ पर है भीमबेटका, भाई मध्य प्रदेश में। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ पर क्या पाए गए हैं, तो गुफाएं मिली हुई हैं एवं कंदराएं मिली हुई हैं, ठीक है। लोग जो है ना रहने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो ये गुफाएं जो हैं नर्मदा घाटी के पास हैं, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भीमबेटका है वो नर्मदा नदी के किनारे पे है। तो क्यों वो लोग नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उनको पानी भी इजीली मिलता था और वो गुफाओं में भी रहते थे। क्यों, क्योंकि गुफाएं जो है उन्हें बारिश के मौसम से, धूप से और हवाओं से बचाती थी, है ना। अगर हम बात करें ये जो शैल चित्रकला है ना, ये जो है किस चीज़ के बारे में हमको बता रही है, तो ये जो गुफाएं हैं ना, तो गुफाओं में जब लोग रहते थे तो वो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ दीवारों पर चित्र बनाया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत सारे चित्र मिले हैं, है ना।
तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के गुफाओं में से भी मिले हुए हैं, जहाँ पर ये डायग्राम देख के हमें ये पता चलता है कि एक शिकारी जो है वो शिकार कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर, और इन बड़े बड़े पत्थरों को काट कर ही वो गुफा बनाते थे और इसी में रहते थे। ठीक है। अब हमने बहुत पढ़ा कि पुरास्थल पुरास्थल पुरास्थल, पर पुरास्थल है क्या, है ना। तो पुरास्थल लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी पेन से और पेंसिल से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। ठीक है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो होता है लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, है ना। ये जो औजारें मिली है, बर्तन मिली, तो उन्होंने उनका आविष्कार क्यों किया? उन्होंने उस वस्तुओं का निर्माण अपने ही काम के लिए किया होगा, है ना। और बाद में उन्होंने क्या किया, उसे वहीं पर छोड़ गए। अब जो इंसान मर जाएगा तो वो तो अपनी चीज़ों को वहीं छोड़ देगा ना, थोड़ी अपने साथ ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, है ना। ज़मीन के ऊपर और अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो बहुत सारे जो पुरास्थल हैं वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखने जैसी है कि पुरास्थल भाई क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? तो औजार, बर्तन, इमारतों का अवशेष। ठीक है। नेक्स्ट जो है आग की खोज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आग की खोज। क्योंकि आपको पता ही है पहले के जो लोग थे, जो भी संग्राहक लोग थे, वो बिना कपड़ों के ही घूमते थे, जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही सोते थे, जंगल के ही जंगली जानवरों को खाया करते थे, है ना। उनको नहीं पता था कपड़ा क्या होता है, उनको नहीं पता था आग क्या होता है ना। तो देखो अगर हम मानचित्र 2 में बात करें तो कुरनूल गुफा के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो यहाँ पर ना राख के अवशेष मिले हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ जला दी गई है जिसके जो जलने के बाद पूरी राख बन गई है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले के लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, है ना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए उन्होंने किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया होगा, अंधेरा, ऑफ कोर्स वो पहले ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने गुफा में लाइट के लिए इस आग का इस्तेमाल किया होगा। मांस को भूनने के लिए आग का इस्तेमाल किया होगा। खतरनाक जानवरों को भी दूर भगाने के लिए उन्होंने इस आग का ही इस्तेमाल किया होगा, है ना। आग की खोज कब हुई थी? आग को देखो जब क्या कर रहे थे वो, जब दो पत्थरों को टकरा के आपस में टक्कर मार के जब वो टूल्स बना रहे थे, मतलब औजार बना रहे थे, तब दो पत्थर आपस में टकराकर चिंगारी प्रकट करते हैं और वही चिंगारी जो है एक सूखे घास में लग जाती है और वहाँ से आग निकल आती है, और तब से ही वहाँ से क्या हुआ है, आग की खोज हुई है। तो दो पत्थरों को जब आप आपस में बहुत टकराओगे ना तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने मांस को भूनना कब स्टार्ट किया? तो जब वो गुफा में रहते थे, है ना। गुफा में जब वो रहते थे तो गुफा के अंदर बहुत अंधेरा हुआ करता था, है ना, बहुत अंधेरा हुआ करता था। तो अंधेरा मिटाने के लिए वो आग जलाया करते थे। तो जब वो आग जला रहे थे तो सब लोग, पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठ के आग सेक रहे होंगे और खाना भी खा रहे होंगे उस टाइम पे। तो उसके हाथ से एक पीस आग के अंदर गिर गया। अब वो क्या सोचा कि अभी जानो तो गिर गया तो गिर गया, मैं सुबह खा लूँगा उठा के। तो वो लोग सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तब वो जब मांस का पीस होता है वो अच्छे से भून चुका होता है, और जब वो खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तब से क्या करते हैं वो लोग, मांस को खाना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। और एक बार क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। जैसे कि आपको पता है गर्मी के सीज़न में जंगलों में आग लग जाती है घर्षण की वजह से, है ना। तो जब आग लग जाती है तो जंगली जानवर जो है जंगल को छोड़कर बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। तो वो दिमाग लगाते हैं तब से कि भाई लगता है जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं। तब से आग का इस्तेमाल जो है अलग अलग कामों के लिए किया जाने लगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो इसमें जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में बहुत सारे नाम भी है और इतिहास में बहुत सारी तिथियां भी है ना। अगर जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। मतलब ये जो शब्द है ना, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब इस पूरा पाषाण में क्या हुआ होगा, पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होगा, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, मतलब कि यह नाम जो है पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि इसमें पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, पत्थरों का इस्तेमाल औजार वगैरह बनाने में हुआ है। ठीक है, और जो पुरापाषाण काल है वो लगभग 20 साल पहले से बताता है। 20 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो 20,000 साल से 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है। और जो पुरापाषाण काल है ना, सबसे लंबा काल भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, वहीं आगे बढ़ें तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मतलब इस काल में उन्होंने क्या किया है, पत्थरों से उन्होंने औजार बनाना स्टार्ट किया है। यहीं पे आग की खोज भी हुई है ना। इसके अलावा पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। जानवरों को भून के खाने का खोज भी इसी काल में हुआ है। मतलब सबसे लंबा जो काल है वो है आपका पुरापाषाण काल। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथ। मेसोलिथ हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मध्य पाषाण काल, है ना। इसका जो समय माना गया है वो लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, जो मैक्रोलिथिक पीरियड है इसमें क्या हुआ है कि लकड़ियों के जो औजार है उसमें हड्डी लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। और ठीक है, और बहुत सारे औजार भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होगा, है ना, बताओ। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग जंगल से छोड़कर बाहर उन्हें रहना स्टार्ट किया, है ना। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो बदलाव आए हैं वो नवपाषाण काल में ही आए हैं। ठीक है, तो ये है टोटल 3 पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। बदलती जलवायु, है ना। तो जो जलवायु है मतलब कि जो वातावरण है वो भी कैसे बदलता था। ठीक है, देखो अब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु जो थी ना उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, है ना। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई सारे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। और घास वाले मैदान बनने लगे
तो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, है ना। तो क्या हुआ 12,000 साल पहले कि जलवायु जो है ना वो गर्म रहने लगी, जिसके वजह से घास का मैदान बढ़ने लगा और जिसके वजह से ये सारे जानवर जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो उनको क्या करना पड़ता था, वो लोग भी उनके पीछे आए, जो एनिमल्स हैं उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, है ना, कि ये क्या क्या खाते हैं और ये कब एक बेबी को जन्म देने के लिए रेडी होते हैं, ये सारी चीज़ों का जानकारी हासिल करने लगे, है ना। और हो सकता है कि जब ये लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग ये सारी जानकारी क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि उनको हो सकता है कि ये इनको पालने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ उस काल में मछली को भी भोजन के रूप में एक अच्छा स्रोत माना जाता था, है ना। तो इस प्रकार से जब जलवायु बदली तो ये सारे बदलाव भी देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग हैं, जो हमारे खाद्य संग्राहक हैं, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर हम उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज जो है ना वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, है ना। और ऐसा हो सकता है कि जो महिलाएं हैं, पुरुष, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जानकारी तो है नहीं, प्रूफ तो है नहीं कि उन्होंने बोना स्टार्ट किया, है ना। तो हो सकता है कि ये प्राकृतिक रूप से ग्रो होना स्टार्ट हुए और उसके बाद हो सकता है कि इन चीज़ों को किसने लगाया होगा, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। साथ ही साथ वे यह भी सीखने लगे होंगे कि जो है अनाज जो हैं वो कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। क्योंकि क्या होता था, जब वो कोई फल खाते थे तो फल को खाकर उसके बीज जो है वहीं फेंक दिया करते थे और उसके बीज से वहीं पर फिर एक पौधा ग्रो होता था और वही पौधा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता था। तो इससे उन्होंने दिमाग लगाया कि किस तरीके से फार्मिंग की जा सकती है ना। उन्होंने अनाज को कैसे उगाते होंगे ये जानने की कोशिश की, है ना। और वो कब पक कर तैयार होते होंगे ये जानने की भी कोशिश की। और ऐसा करते करते इन लोगों ने क्या किया, अनाजों को खुद ही पैदा करना सीख लिया कि भाई कैसे फार्मिंग की जा सकती है। और उसी तरह से ये जो खाद्य संग्राहक है वो खाद्य संग्राहक से क्या बन गए, कृषक बन गए, ठीक है। तो वही जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने क्या किया, अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना स्टार्ट किया, है ना। और इसके बाद उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, जिससे हम क्या कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ जानवरों को कैसा बना लिया, पालतू बना लिया, है ना। जिसमें सबसे पहले उन्होंने जंगली जानवर को पालना शुरू किया और वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। मतलब आप समझ जाओ कि उन्होंने सबसे पहले किसको पाला, तो कुत्ते को पाला। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता होता है जंगली जानवर को देखकर भौंकना स्टार्ट कर देता है, किसी भी अननोन इंसान को देखकर भौंकना शुरू कर देता है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला, है ना। और कुत्ते के बाद धीरे धीरे उन लोगों ने भेड़, बकरियां, गाय, सूअर ये सारे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उन्हें उत्साहित किया। क्यों? कि घर के सामने वो क्या करते थे, चारा वगैरह रखते थे, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां उसको खाने के लिए आया करती थी,
है ना। और ये जितने भी जानवर हैं जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, ये लोग झुंड में रहते थे, है ना। और जितने भी जानवर अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये सारे जो हैं ज़्यादातर घास ही खाते थे, है ना। और अक्सर जो लोग हैं ना, अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा किया करते थे, क्योंकि ये लोग नाजुक हुआ करते थे, तो कोई भी जंगली जानवर जो है उनके ऊपर आसानी से आक्रमण कर सकता था। तो इससे भी वो क्या करते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, है ना। जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो जंगली जानवर हैं वो क्या करते थे कि इंसानों की रक्षा करते थे जंगली जानवरों से, ताकि उनको जंगली जानवर कहीं खा ना जाए या कहीं जंगली जानवर उनको मार ना दे रात को। तो इसलिए भी वो जंगली जानवरों को पालते थे ताकि उनकी रक्षा हो सके, है ना। और धीरे धीरे फिर वो कृषक से क्या बन गए, पशुपालक बन गए, है ना। तो सबसे पहले ये क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स, मतलब कि खाद्य संग्राहक थे। फिर इसके बाद उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट की, तो वो कृषक बन गए। और कृषक से फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, तो वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए, है ना। तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा, है ना। दिमाग लगाइए, सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पाला उन्होंने और किसी जानवरों को क्यों नहीं पाला, है ना। तो चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया है ना। जानवरों की देखभाल करना और पौधों को उगाना, इसे क्या कहा गया है, घरेलूकरण की प्रक्रिया, है ना। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जो होते हैं जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं, है ना। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए जो पौधे या जानवर का लोग चयन करते हैं, उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं, है ना, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग जो हैं उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाला अनाज पैदा हो, साथ ही साथ मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो हो सुरक्षित रह सकें, है ना। तो ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये क्या है, बीज है। क्या है, बीज, है ना। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, है ना। जो जानवर मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांति से पड़े रहते हैं, फॉर एग्जांपल गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, तो उनको प्रजनन के लिए चुना जाता था, है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर जो हैं तथा कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए, है ना। जो जानवरों को पाले गए वो जानवर जंगली जानवर से कंपैरिजन में थोड़े से अलग होते गए, है ना। और जिन पौधों को उगाया गया वो पौधे भी जंगली पौधों के कंपैरिजन में थोड़े से अलग होते गए। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दांत है, हाँ मैंने पहले बीज बोल दिया, गलत ही मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, दांत है, ठीक है। और ये है, इसमें से जंगली जानवर का दांत कौन सा है और पालतू जानवर का दांत कौन सा है ये आप मुझे बताएं, ठीक है। तो जो छोटा वाला है ये पालतू वाला है, जो बड़ा वाला है वो जंगली जानवर का दांत है ना। तो इस तरीके से पालतू जानवरों में काफ़ी डिफरेंस आता गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यह प्रक्रिया जो है ना पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले ये शुरू हुई। और वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे पुराने जो प्राचीन फसल है तो वो कौन से हैं, गेहूं हैं और जौ हैं, है ना। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है, भेड़ और बकरी आते हैं। ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि सीटेट में आपको देखने को
मिल सकता है ना। तो सबसे प्राचीन फसल की बात करें तो गेहूँ और जौ। सबसे प्राचीन अगर एनिमल्स की बात करें तो वो कुत्ते के बाद कौन है, भेड़ और बकरी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, है ना। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स बनाना आप मत भूलिएगा, पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। करेंगे एक नवीन जीवन शैली। तो जो भी थे हमारे खाद्य संग्राहक जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपनी नवीन जीवन शैली कैसे स्टार्ट की, है ना। तो देखो, जब हम किसी पौधे के बीज को बोते हैं ना, तो हम देखेंगे कि उसको विकसित होने में बहुत टाइम लगता है ना। बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, किसी को कुछ दिन लगते हैं, महीने या फिर साल भी लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे ना, तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोया तो वो कल पक जाएगा, है ना, और काट के फिर खा पी के ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। किसी भी चीज़ को उगने में और पकने में कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते ही लगते हैं, है ना। तो ये इनको पेड़ पौधे के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ओके, तो बीज बोने से लेकर फसल पकने तक वो एक ही जगह पर रहते थे। फिर इसके बाद वो पौधे की सिंचाई करते थे, खरपतवार हटाते थे, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करते थे। ऐसे बहुत सारे काम उनके जीवन में उस टाइम पे शामिल थे, है ना। फिर कटाई के बाद वो क्या करते थे, अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करते थे, क्योंकि ये अनाज उनको पूरे साल चलाना होता था, है ना। और उसके अलावा इसी अनाज का इस्तेमाल वो बीज के रूप में भी करते थे, है ना। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा संभाल कर इन अनाजों को रखना पड़ता था, है ना। तो अनाज का जो इस्तेमाल है वो भोजन करने के लिए करते थे और बीज के लिए भी करते थे। तो इसलिए ये क्या करते थे, उनको संभाल कर रखते थे, है ना। और इसका इस्तेमाल जो है भविष्य में भी करना पड़ता था, उनको बीज के लिए भी करना पड़ता था। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, भंडारण के बारे में सोचते थे कि बहुत सारे गेहूँ चावल तो ग्रो हो गए हैं, उग गए हैं, बट उसको अब रखे कहाँ संभाल कर ताकि ये लंबे समय तक चले। तो इसके लिए वो भंडारण की बात भी सोचते थे, ठीक है। बहुत से इलाकों में ना ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, है ना। टोकरियाँ बुनी हुई मिली है और ज़मीन में गड्ढा भी खोदा गया है। तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें भोजन संग्रहण करने के लिए ही बनाया गया होगा क्या, है ना। ऑफ कोर्स अगर आपने देखा होगा तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, ऐसे गांव में ना डेहरी बोलते थे, ऐसा मिट्टी का इतना बड़ा सा बनाते थे, है ना। और उसके अंदर ही गेहूँ चावल जो भी उनका अनाज होता था उसको वो रखते थे, है ना। तो ये है इनकी नवीन जीवन की शैली। नई जीवन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले वो लोग एनिमल्स को मार वार के खाते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, नए जीवन को उन्होंने अपनाया है। वो किसान बन चुके हैं, पशुपालक बन चुके हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो जानवर होते हैं वो एक चलते फिरते खाद्य भंडार है ना। अब जानवर जो है वो चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे बन जाएंगे, तो जो जानवर होते हैं वो बच्चे देते हैं और बच्चे देने की वजह से उनकी जो संख्या होती है वो बढ़ती रहती है ना। अगर हम जानवरों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करें तो उनकी संख्या जो है ना वो बढ़ती ही रहेगी, है ना। और साथ ही में उनसे हमें क्या मिलेगा, दूध भी प्राप्त होगा। और जो दूध है वो भोजन का एक अच्छा स्रोत है ना। उससे हमें कैल्शियम वगैरह में मिल जाता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है ना। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो पशुपालन करना भोजन के भंडारण का एक तरीका है ना। मतलब आपने पशुपालन किया है, आप जानवरों को पाल रहे हो, मतलब आपके पास भोजन का भंडार है। क्यों, अगर आपके पास गेहूँ चावल नहीं है, अनाज खाने के लिए नहीं है, तो आप इसी में से किसी भेड़ को या किसी बकरी को मारकर खा सकते हैं, उसके मांस को खा सकते हैं, है ना। या फिर अनाज नहीं है तो फिर आप उसके दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेट भरने के लिए। तो इस प्रकार से जो जानवर हैं वो चलते फिरते क्या हैं, भंडार हैं। ओके,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मतलब जहाँ जहाँ पे पहले के लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया और पशुओं को पालना स्टार्ट किया, उसके बारे में हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आप मानचित्र 2 में देखोगे ना, तो वहाँ पे नीले वर्ग दिखे, मतलब ऐसे ऐसे वर्ग दिखने को मिलेंगे। ठीक है, और इससे ये जो बिंदु है ना, हमें वो दर्शाता है कि जो पुरातत्व वाले हैं, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको ये सारे एरियाज़ में कृषिकों और पशुपालकों का होने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि यहाँ के लोगों ने कृषकों और पशुपालकों को पाला होगा और फार्मिंग की होगी। ठीक है, ये जो है ना पूरा उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो ये पश्चिम क्षेत्र वाला एरिया है, जो कि आधुनिक कश्मीर में है, और पूर्वी दक्षिण भारत में ये पाया गया है। ठीक है, कि लोग कृषिक भी थे, फार्मर्स भी थे और पशुपालक भी थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और वास्तव में ये जो स्थान थे ना, वहाँ पे कृषक और पशुपालकों की बस्तियाँ थी, है ना। जहाँ पर भी लोगों ने फार्मिंग की है या जहाँ पर भी लोगों ने पशुपालन किया है, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा घर बना के उन्होंने रहना स्टार्ट किया है। बाकायदा उनकी क्या थी, बस्तियाँ भी थी, है ना। बस्तियाँ भी थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक जो है ना, खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में ना बहुत सारे पेड़ पौधे मिले हैं, पशुओं की हड्डी मिली है। तो इससे जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन करते हैं कि क्या वो कृषक और पशुपालक जो थे वो बस्तियों में रहते थे, है ना। और सबसे रोचक बात यह है कि वहाँ पर जले हुए अनाज के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, जले हुए अनाज के भी अवशेष मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि या तो ये अनाज गलती से जल गए होंगे या तो फिर उनको जानबूझकर जलाया गया होगा, है ना। और वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इन अनाजों के दानों का भी पहचान कर रहे हैं कि ये कौन से अनाज है ना। और ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती रही होगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस में हमको लोग फार्मिंग करते हुए नज़र आए हैं, है ना। वैज्ञानिक जो है ना, उनको बहुत सारी हड्डियाँ भी मिली है और वो भी उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से जानवर की हड्डी है। और इसी प्रकार से हमारी जो बुक है वो बनाई गई है। जो भी हमारे पास एविडेंस प्रूफ है उसके मद्देनज़र रखते हुए ही ये बुक बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। मतलब कि जो भी हमारे खाद्य संग्राहक थे वो स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े, है ना। तो देखो उन्होंने कैसे बढ़े कि उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। और फार्मिंग जो है वो 1-2 दिन का काम नहीं होता है, महीनों और साल भर का काम होता है। तो इसके लिए उनको लंबे समय के लिए एक ही प्लेस पे रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से इनका स्थायी जीवन शुरू हुआ। चलिए देखते हैं। तो जो पुरातत्व वाले हैं ना, उनको कुछ पुरास्थलों में, पुरास्थल का मतलब होता है जहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, मतलब हड्डियाँ मिली हैं, अनाज के दाने मिले हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं, घर मिले हैं। ठीक है, तो कुछ पुरास्थलों में क्या मिला है उनको, झोपड़ियाँ मिली हैं और घरों के निशान भी मिले हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लेस है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में है। और वहाँ पे क्या मिला है, लोग जो है ना, ऐसा एक एविडेंस मिला है जिससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। समझो यहाँ पे गड्ढा है ना, तो उसके अंदर वो क्या करते थे, घर को बनाते थे, जिससे क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि गड्ढे के अंदर घर बनाने को क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है। और वो कहाँ पर बनता था, कश्मीर में बनता था। ठीक है, और उसमें अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई होती थी। ठीक है, इसमें ये अंदर क्यों बनाते थे, क्योंकि ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती होगी, इसलिए वो गड्ढे के अंदर अपना घर बनाया करते थे, है ना। बहुत सारे जो पुरातत्व वाले हैं ना, को झोपड़ियों के अंदर और झोपड़ियों के बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
मतलब ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर आग जली है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आगे जली हैं। तो ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार ये क्या करते होंगे, घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में भी जब गर्मी का मौसम होता है तो खाना ना घर के बाहर ही बनाते हैं लोग, है ना। बट वही अगर ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम है तो घर के अंदर खाना बनाते हैं। तो हो सकता है कि मौसम के अनुसार वो अंदर और बाहर खाना बनाते होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, है ना। पत्थरों के बहुत सारे औजार मिले हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो कि पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है। तो बहुत सारे पत्थर के औजार तो मिले बट ये पूरा पाषाण काल में जो पत्थर मिले उनके कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, ठीक है। तो ये पत्थर अलग होने के वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, इसे नवपाषाण युग मान लिया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो पत्थरों से बनाए गए जो औजार हैं वो पूरा पाषाण काल के कंपैरिजन में डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या मान लिया गया, नवपाषाण मान लिया गया, ठीक है। इनमें से औजारें भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। आपने ओखली तो सुना ही होगा ना, ओखली ऐसा होता है, इसके ऊपर ठक 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 करके मारते हैं। और मूसल का उपयोग जो होता है मसाले वगैरह पीसने में किया जाता है ना, मूसल बोलते हैं ना। ये भी कुछ ऐसा और ऐसा कुछ होता है और एक लेडी यहाँ पे खड़ी होगी और उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा होगा और उससे ठक 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 मार मार के मसालों को पीसते थे, है ना। तो अनाज तथा वनस्पतियों से जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों साल बाद भी आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह से अगर प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजारें जो हैं वो हड्डियों से भी बने होते थे। आप ये इस फोटो में देख सकते हैं कि जो पत्थर है वो कैसे अलग अलग डिफरेंट शेप में है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो नवपाषाण युग जो है ना, जिसमें पत्थर जो है अलग अलग तरीके से मिले, तो नवपाषाण युग जो है उसमें पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिली है, ठीक है। और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है, मतलब कि डिज़ाइन वगैरह भी किया हुआ है ना। और बर्तनों का उपयोग जो है किस लिए करते होंगे, कोई भी चीज़ को रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे, है ना। और इसके बाद धीरे धीरे जो है लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, है ना। जैसे कि देखो हम लोग भी तो खाना बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके बाद चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे जो अनाज होते हैं ना, अब आहार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है ना। इसके साथ साथ अब लोग जो है वो कपड़े भी बुनने लगे हैं और कपड़े जो है वो कपास से बनते हैं, तो कपास की खेती भी लोग करने लगे हैं, है ना। तो इतने सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, है ना। अब देखो, अब क्या ये परिवर्तन सारे जगह पे एक साथ ही हो रहे होंगे, सारे जगह पे मतलब पूरे इंडिया में एक ही साथ में परिवर्तन हो रहा था? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि जो परिवर्तन है वो हर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हो रहे थे। एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार कर रहे थे, भोजन संग्रह कर रहे थे, है ना। वहीं पर अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट किया, पशुपालन को अपना लिया, है ना। और बहुत जगह पर लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका भी चलाया करते थे। मौसम के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, अनाज को बोया करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, सूक्ष्म निरीक्षण। बहुत बारीकी से निरीक्षण किया गया है और ये कहाँ की स्टोरी है, मेहरगढ़ की स्टोरी है, जहाँ पर जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो ये मेहरगढ़ के घर का फ़ोटो है, आप देख सकते हो। और आप अपने घर को कंपेयर भी कर सकते हो, क्या आपका घर भी इस घर की तरह ही है, ठीक है। तो अगर आप मानचित्र 2 में देखोगे ना तो आपको मेहरगढ़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मेहरगढ़ को ढूंढ लीजिएगा, ओके। ये जो है ना ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक
हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, तो हरा भरा ये समतल स्थान है जो कि ईरान जाते वक्त पड़ता है। ओके, मेहरगढ़ जो है ना संभवतः एक ऐसा स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ बोया और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मतलब घर कैसे मिले, ऐसा चौकोन या तो फिर ऐसे आयताकार, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो ये जो घर है ये चौकोन शेप में है ना। तो ऐसे अवशेष मिले हैं। घर कैसे हैं, चौकोन और आयताकार शेप में घर है। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा क्या हैं, कमरे हैं, जिनमें से कुछ हो सकते हैं कि भंडारण के काम में आते होंगे। जैसा स्टोर रूम होता है ना हमारे घरों में, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़ में ये एक और बात पाई गई है कि मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी जो है ना उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की ऐसी आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, उसके कब्रों में मृतकों के साथ में कुछ सामान भी रख जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मरने के बाद वो व्यक्ति उस चीज़ को खा लेगा जब भी उसको भूख लगेगा तब। ठीक है, तो मेहरगढ़ में ना ऐसी कब्रें मिली है जहाँ पर एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को रखा गया है, मतलब बकरी को दफनाया गया है। आप इस फोटो में देख सकते हो। तो ये जो आदमी को दफनाया गया है उसके बाजू में एक बकरी को भी दफनाया गया है। इनका ये मानना है कि परलोक में मृतक को खाने के लिए ये रखा गया है। ठीक है, कि परलोक जब चला जाएगा तो उसको भूख लगेगी तो ये क्या खाएगा, तो इसी एनिमल्स को ये खाएगा। ठीक है, इसके अलावा मटके में पानी वगैरह भी रखा करते थे। तो ये कहाँ का चित्र है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ना। और बकरी के कंकाल को भी आप लोग पहचान सकते हो, यहाँ पे 2 कंकाल बनाए गए हैं। तो ये है मेहरगढ़ की स्टोरी और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों की स्टोरी, किस प्रकार से वो हंटर्स गैदरर से मतलब कि खाद्य संग्राहक से कृषक बने और पशुपालन बने, है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी रिगार्डिंग सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।